नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है वह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 5 और 6 अर्थात सामान्य हिंदी व्याकरण और निबंध एवं प्रारूप लेखन। उसकी चर्चा करने से पहले हम पिछले साल का प्रश्न पत्र देखते हैं कि क्या पूछा गया था। यदि मैं कहूँ प्रश्न पत्र की अगर बात करता हूँ तो पहली लाइन लिखी होती है सिलेबस में कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर देखा जाए कि आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, उस स्तर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में भाषा के बारे में नहीं दिया गया है, फिर भी में भाषा से प्रश्न आते हैं। देखिए, पहले आपसे अगर इन्होंने प्रश्न किया है तो लिखा है 25 आपके क्या हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के 3-3 अंक हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तत्पुरुष समास से, दूसरा गुण संधि, बहुब्रीहि समास, अयादि, अनुगृहीत। अब यहाँ पे वर्तनी से पूछा है, पल्लवन से, सोठा, फिर रस से। उसके बाद हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, छंद से क्वेश्चन है, फिर रस से क्वेश्चन है, फिर अनुवाद की 3 विशेषता, शब्द युग क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार शब्द भेद अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाया है या आपने और भी वीडियो देखे होंगे। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है शब्द भेद पढ़ाने का। क्यों मैं शब्द भेद पढ़ाता हूँ? ताकि आप पूरी व्याकरण में शब्दों को कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं या किया गया है, उन्हें हम समझ लें, तब हमें समझ में आएगा कि शब्द की महत्ता क्या है। अब ये शब्द युग्म किसे कहते हैं? अनल और अनिल, कृपण और कृपाण, इन युग्मों के अर्थ लिखना है। इन्हें समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द भी कहते हैं। जैसे अंश और अंश में क्या अंतर है, सर और सर दोनों में, इस तरीके से हमें पता चलता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपने यदि इनमें प्रश्न को टू द पॉइंट लिख कर आ गए, आपके नंबर नहीं कटने हैं। भाई अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो, है ना, आप हिस्ट्री में बात करो, ज्योग्राफी, मतलब पेपर नंबर 1, 2 और 3 और 4 की मैं चर्चा करूं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत सुंदर लिख कर आए, बहुत अच्छा सुंदर लिख कर आए, फिर भी में हाईएस्ट नंबर कितने मिलते हैं? 6, 7, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो 10 नंबर का प्रश्न है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये 200 नंबर का पेपर है आपका। कितने नंबर का? 200 नंबर का। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो टू द पॉइंट हैं। अब इसमें शब्द युग्म के बारे में आपको लिखना है और 2 शब्द दिए हुए हैं, तो एक नंबर ये हो गया और 1 नंबर ये हो गया। तो कम से कम वो अगर देगा भी तो आपको 2.5 नंबर तो देगा, नहीं है तो 2 तो देगा ही देगा। 2 नंबर मिल ही जाएंगे हमको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखेंगे अल्पविराम और अर्धविराम को उदाहरण देके समझाइए। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति से प्रश्न है। विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, मुहावरे, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के 2 उदाहरण, वाक्यों को उदाहरण के साथ में लिखना है, हमको स्पष्ट करना है। छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? 3 शब्द शक्ति है, कई बार पढ़ाया है, ठीक है। करण, उपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग करके 2 वाक्यों में, अब आपने उपादान नहीं पढ़ा होगा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा उपादान क्या है, अपादान। अब कुछ लोग सोचेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो उपादान को अपादान समझ लें, तो दोनों के अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने, ठीक है। अज्ञ, अनभिज्ञ, इनके अर्थ लिखना है हमको, ठीक। उसके बाद यहां से रस से और छंद से क्वेश्चन है। कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के। सीधा सीधा लिखा है रस, अंग एवं प्रकार लिखना है आपको। रस के कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार, एक लाइन में उत्तर हो जाएगा। विवाहानुभाव, संचारी, संयोग दृश्य, इसको इकट्ठा लिखना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। संयोग दृश्य, निष्पत्ति, रस, यह किसने दिया है, ठीक है, बच्चा बता देगा। चलिए, मानव समाज में आरोहण पड़ा, तो केवल और केवल यहाँ से क्या पूछा है? रस से संबंधित प्रश्न है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव लिखना है, विभाव लिखना है, कहीं संचारी भाव लिखना है, ये सारी चीजें। पुनः देखेंगे रस और छंद से, क्योंकि नया सिलेबस में जोड़ा है, इसलिए रस और छंद से प्रश्न आपके, जैसे पुराने आप 24 के पहले चले जाएंगे, जब अलंकार हुआ करते थे, तो अलंकार से आप देखेंगे समास से और अलंकार से सब सर्वाधिक प्रश्न आते थे। उसी प्रकार से इस बार छंद से और रस से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। देखिए फिर से, मात्रिक और वर्णिक छंद में क्या अंतर है, मार्णिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या होते हैं। फिर आ जाते हैं आगे, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। फिर ठीक, तो 5 क्वेश्चन ही हो गए, 5 ही हो गए। कितने कितने नंबर के हैं?
ठीक है, 3-3 नंबर के हैं, 3 करने हैं इसमें से, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। चलिए फिर आ जाएंगे, फिर आया हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, 5 प्रशासनिक शब्दों को लिखना है। पुनः आ जाएंगे तो हमें मिलेगा, फिर यहां से क्या है, संधि और समास से प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर यहां से मिलेंगे। सीधा साफ सुथरा है, महौषधि शब्द की संधि स्पष्ट कीजिए, नमस्ते शब्द में अब संधि करना है और लिखना है। अब इसमें से क्या नंबर काट लेगा वो, तो आपको यहां से सीधे सीधे नंबर मिलने हैं, क्योंकि हमने गलत किया और नंबर कट गए। क्योंकि जितनी मेहनत आप पेपर नंबर 1 और 2 और 3 और 4 के लिए करते हैं, यदि उतनी ही मेहनत आप यहां कर लेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप 150 से ज्यादा अंक यहां से अर्जित कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम सिलेबस को समझते हैं कि क्या है सिलेबस, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है हमें, हम उसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास में है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, 5वां प्रश्न पत्र है। पहली लाइन क्या लिखी है, इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। चूंकि आप ग्रेजुएट हैं, 21 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो आपने हिंदी को पर्याप्त इतना पढ़ा है कि आपकी भाषाई समझ है, आप भाषा की समझ रखते हैं व्याकरणीय रूप में। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने की भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता, ठीक है, का मूल्यांकन करना है। यदि आपने इस पर, आप कोई भी पेपर लिखते हो और आपको लिखना था मैं और लिख दिया आपने मैं, है ना, आपको लिखना क्या है, मैं, और लिखते क्या है मैं, लिखना क्या है नहीं, आपने लिखा नहीं, लिखना क्या है नहीं। उसी प्रकार से आपको लिखना है, मान के चलो आपने बांटा किसी चीज को, 2 भागों में बांटा, है ना, तो भागों, आपने लिख दिया भागों। इसलिए मैं लिंग वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं, इसलिए लिंग वचन को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं कि किस तरीके से हम आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या लगाते हैं, ए लगाकर क्यों बहुवचन लगता है, उसी प्रकार आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ए लगता है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आप करते हो और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन अंक नहीं आते। चलिए आ जाएं, अगला है लघुत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम में कुछ भी आ सकता है जो अभी हमने देखा। अब इसमें से आपको प्रश्न क्या बन सकते हैं, अब आपको इसमें से प्रश्न बन सकते हैं कि अभी आपका रस जुड़ा है, आपका छंद टॉपिक जुड़ा है, तो सर्वाधिक इसी से प्रश्न आ रहे हैं। साथ में भाषा से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पूछे भी गए हैं, आप देखेंगे पूरे पेपर को तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा से सब पूछे गए। पहला है रस अंग एवं प्रकार, बड़ा ही आसान है। रस के अंग कितने होते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले रस से तात्पर्य क्या है, रस से तात्पर्य है आनंद से, आनंद मतलब मनोभाव में उत्पन्न होने वाली, ठीक है, आनंद की प्रक्रिया। और केवल आनंद इसलिए बोला गया है क्योंकि श्रृंगार रस को प्रधान रस, रसराज कहा जाता है। लेकिन किसी ने गुस्से में बात किया तो आपके हृदय में क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न पा, वही भी क्या है, रस का अंग है। रस के भेद होते हैं, 9 कब हैं, 11 कब हैं, अंग कितने हैं। मुख्यतः किसी व्यक्ति के कारण आप इन्फ्लुएंस होते हो तो वह विषय हो गया, और आपके हृदय में जन्मा इसलिए आप क्या हो गए, आश्रय। तो विषय और आश्रय ये 2 आलंबन होते हैं क्या होते हैं, आलंबन। और उसने आपको 2 झापड़ मारे, आपको गुस्सा आया, साथ में गाली बकने लगा, तो आपके भाव और तीव्र हो गए और गुस्सा आने लगा, तो इसे कहते हैं उद्दीपन। तो ये दोनों अंग जो होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम विभाव। क्या कहते हैं, विभाव। चलिए छंद, दोहा, सोठा, चौपाई, मुख्य रूप से दोहा दिया है, सोठा दिया है और चौपाई। छंद के बहुत सारे, मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है, हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ वार्णिक छंद के बारे में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अभी आपने प्रश्न देखा ना कि मात्रिक और वार्णिक छंद में क्या अंतर है। भाई मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती करते हैं, वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती करते हैं। तो आपके छंद बहुत सारे हैं। अब छंद में भी आएंगे तो मात्रिक छंद के भी क्या है, भेद है, मात्रिक छंद के भी भेद है, सममात्रिक है और विषम मात्रिक, जैसे, और अर्ध सममात्रिक, जैसे दोहा है अर्ध सममात्रिक है, चौपाई सममात्रिक है,
दोहा का उल्टा होता है सोठा, यह भी अर्ध सम्मात्रक है। तो बड़ा आसान है कि आपको 3 ही छंद दिए, आपको ये नहीं दिया कि बरबई भी दिया हो, उल्लाला भी दिया हो, गीत का भी दिया है, हरि गीत का भी, है ना। हर किसी की अपनी एक लय होती है। दोहा गाते हैं तो कहते हैं ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं। अब ये किसकी धुन है, ये दोहे की धुन, ये लय इसी तरीके से गाया जाता है। हम चौपाई गाते हैं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर राम। अब ये जो लाइन है आप गा रहे हो, ये आप कोई दुनिया की कोई भी चौपाई गा लीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। आप यकीन मानिए कि यदि आपको गाना नहीं आता है, आपके सुर भी अच्छे नहीं हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, आप कभी भी कोई भी छंद की उसकी लय और उसकी धुन को पकड़ लेंगे, उसके गाने के तरीके को पकड़ लेंगे, आप दुनिया का कोई भी, अब आप कई बार सुना होगा, आप रामानंद सागर की रामायण देखते हैं, कितने बार उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है। कई बार देखते हैं हम, कृष्ण जी की लीला देखते हैं तो वहां गाता है, तो नरोत्तम जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो। अब ये सवैया छंद का उदाहरण है। अब छंद को हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो, पानी पारत को हत छुओ नहीं नैनन के जल। अब आप कोई भी सवैया छंद गाएं, राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछा, याते सभी सुधि भू। अब आप इस लय से गाओगे, ये छंद है, कौन सा छंद है, सवैया छंद है। हे प्रभु आनंद दाता, अब आप गीतिका छंद को आप कभी भी गाओगे इसी लय में गाओगे। आपने कई बार सुना होगा, राम स्तुति करते श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दात। अब ये कौन सा छंद है, तो इसे हम हरि गीतिका कहते हैं। तो हर छंद की अपनी एक लय है, अपनी एक धुन है। उस हिसाब से जब आप करोगे, प्रयास करोगे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आप पंक्तियां पढ़ेंगे, आप तुरंत छंद पहचान जाएंगे। और पंक्तियां लिख के दे रहे हैं, आपको छंद पहचानना है और उसकी परिभाषा निम्नलिखित पंक्तियों में, वर्णित पंक्तियों में छंद पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। यही पूछ लेता है। तो आपको छंद बड़े आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा था तो 10th क्लास में पढ़ा था, 11th 12th में आपने हिंदी ली थी तो उस टाइम में पढ़ा था, उसके बाद से हमने पढ़ा नहीं। बड़े आसान है। 3 ही छंद दिए हैं, आपको नहीं दिया कि वीर आला भी छंद दिया हो, बरवई भी दिया हो, उल्लाला भी दिया हो, हरि गीत का भी दिया हो, है ना। तो इस तरीके से फिर अनुवादों, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। प्रशासनिक शब्दावली हमने देखा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, प्रशासनिक शब्दावली, एक एक शब्द है, टू द पॉइंट नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आएंगे तो हमारे पास में है संधि एवं समास। अब संधि को अगर आपको समझना है, कभी भी संधि की पहचान, दिए गए शब्दों में संधि पहचान कर, मैं बड़े आसान से आपको ट्रिक से भी पढ़ा देता हूं कि आप संधि पहचानिए। तो ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और रा की रेफ है। अगर किसी वर्ड में मिल जाए तो मैं कहता हूं सीधे आप लगा दो गुण स्वर संधि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिल जाए किसी शब्द में, दीर्घ संधि है। आई की मात्रा मिल जाए, ठीक है, तो वृद्धि संधि है। या रा और वा मिल जाए और उसके आगे आधे अक्षर, तो यण संधि है। या और वा मिले लेकिन उसके आगे वाले अक्षर पे बड़ा या छोटा आ हो, केवल बड़ा और छोटा, तो अयादि संधि। तो ऐसे कई बार ट्रिक से भी हम बता देते हैं कि पहचान हो गई और उसकी परिभाषा लिख के आना है, ठीक है। मुहावरे क्या है, कहावतें क्या है, ठीक है। प्रशासनिक व्याकरण एवं शब्दावली, विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शब्द योग, वर्तनी, वाक्य संरचना, शब्दार्थ। अब देखो यहां से एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं। आपने पूछा कि शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, आपने नाम लिख दिया 3, अविद्या, लक्षणा, व्यंजना। आपसे पूछा अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द लिखें, ना मरने वाला अमर। अब लिखें बहुत सारे ऐसे शब्द, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। अब अनेक शब्दों के लिए आपने लिख के आया, 2 नंबर में पूछा था, 2 शब्द आपने पूछे, आपने 2 शब्द लिख दिया, कहां से नंबर काटेगा भाई, क्यों काटेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो 13 पॉइंट आपको लिखे हैं, ये 13 पॉइंट में आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। साथ में आगे देखें, ठीक। अब आ जाता है पल्लवन। अब आपको, अब कितने पल्लवन आप याद कर लोगे, अब अभी लिख के दे दिया पंक्तियां,
बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल। अब करिए अब इसका पल्लवन। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फूल। करिए पल्लवन। क्रोध बैर का आचार या मुरब्बा है। करिए पल्लवन। अब आपको समझ तो होनी चाहिए आपको कि आप शब्दों से जब परिचित होते हैं तो उसका जो कई जगह अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। शब्द शक्ति इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि पल्लवन में एक लक्ष्य कर कर किसी अन्य बात को, किसी और को लक्ष्य कर कर आपको क्या की जाती है, बातें कही जाती है ना। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बात। अब अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग किसी और को आधार कर कर आपको किसी और चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पल्लवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी भाषाई पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आपको पल्लवन बन जाएगा। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, मालवी, निवाड़ी, बघेली, बुंदेलखंडी, है ना, अपठित गद्यांश। अब बुंदेलखंडी में कई बार लिख किया जाता है। अब वीर आला छंद के बारे में, क्योंकि बुंदेलखंडी है और यहाँ पर साहित्य लिखा गया। आला छंद हम कितना पढ़ते हैं, आज तो लोग मोदी जी के ऊपर तक आला लिख चुके हैं। तो लोग काव्यों का सृजन करते हैं, छंद का, और आला छंद जो है वो बुंदेलखंड के लिए ही प्रसिद्ध है। आला उदल के समय में लिखा गया है ना। तो उसकी एक लय होती है, हमेशा वीर रस में लिखा जाता है। सजर जग भवानी जगदम्बा को औसारद पर शीस नवाए वीर पवारा अब में। अब ये जो लय है ये वीर रस में है ना, एक उत्साह सा आने लगता है मन में। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास ये हिंदी का सिलेबस है जो बड़ा आसान है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न पत्र नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो प्रश्न पत्र नंबर 6 में हमारे पास में 2 निबंध आने हैं, पहला और दूसरा। पहला 1000 शब्दों में और दूसरा 500 शब्दों में। अब निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी कोर्स से चालू करते हैं, अच्छी बात है। अब मान के चलो हमने किसी भी व्यक्ति के कोर्स से चालू किया, अब महात्मा है, कोई बड़ा आदमी है, बड़े अच्छे कथन कह के गए हैं, ठीक है, लेकिन ये रटी रटाई हुई चीजें हैं। निबंध कैसा होना चाहिए, जो बंधन से मुक्त हो और मूल भावना को से परे भी ना हो। आप जो कथा वस्तु है, जो आप लिखना चाह रहे हो, जो उद्देश्य है, जो आपका शीर्षक है ना, उससे भटकना भी नहीं है, सार्थकता भी रहनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। घरेलू हिंसा है, अब घरेलू हिंसा पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। आप घरेलू हिंसा पे क्या कर रहे हैं, निबंध लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। आपने कोई बड़ा अच्छी सी पंक्ति ली, कोट कर दिया। देखिए, एक जो कॉपी जांचने वाला है ना, उसको आपको मजबूर करना पड़ेगा कि मेरी कॉपी को वो पढ़े। और जब आप इंटरेस्ट जब तक उसका जगाएंगे नहीं, है ना, तब तक वो पढ़ेगा नहीं। अब निबंध लिखना था घरेलू हिंसा में, है ना, घरेलू हिंसा में निबंध लिखना था। और आपने लिखा कि आज सुबह मैं छत पर चाय पी रहा था, अचानक देखा कि मेरे बगल में, पड़ोसी में या पड़ोस में उल्लेख कर दे, मेरे मित्र के बगल में मेरा परम मित्र रहता है, उसका उल्लेख कर दे कि अचानक एक गाड़ी आके रुकी, रोने की आवाज आई और मैंने देखा कि गाड़ी से कुछ सामान उतारा जा रहा है। मनोज की बहन दौड़ लगाते हुए अंदर गई और मां से लिपट के रोने की आवाज मुझे आने लगी। मैं भागते हुए उनके घर गया, देखा तो दीदी ससुराल से आई हुई थी। अभी कुछ साल पहले ही उनका विवाह हुआ था और उनकी छोटी बेटी या बड़ी बेटी, जो भी आपको लिखना है, का अभी डिवोर्स हुआ था या तलाक हुआ था। कारण क्या था, दहेज, घरेलू हिंसा पॉइंट है। अब आपने जब ये लाइन चालू की तो पहले तो जांचने वाला ये सोचेगा यार दहेज प्रथा में घरेलू हिंसा में लिखना है या इसमें ये लिख क्या रहा है। तो आपने जब ये मनोभाव से लिखा, आपको यथार्थ लिखना है। क्या लिखना है, यथार्थ। ऐसे, क्योंकि देखिए निबंध या तो वर्णात्मक होते हैं या तो भावात्मक होते हैं, काल्पनिक होते हैं।
तो आपको वो समावेश रखना पड़ेगा। निबंध को हम कैसे लिखें, कैसे बेहतर तरीके से हम परोस सकते हैं। बहुत सारे आपके व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे प्रदर्शित करते हो कि सामने वाला पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है जो कॉपी जांच रहा हो उसके साथ भी ऐसी घटना घटी हो और वो उस चीज से आपके जोड़ पाए, तो बेहतर अंक ऐसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया कर रही है वही कोट लिखना है, अंदर लिख लीजिए। पर आप जब भूमिका लिखते हैं, आप जब प्राकथन लिखेंगे, तो आपको उसको रोचक बनाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग। शोरूम देखेंगे आप, शोरूम हमेशा गोडाउन कोई देखने नहीं जाता, पहले किस में नजर आती है? शोरूम में। तो शोरूम को हमेशा जगमगाता हुआ बिल्कुल खुशबूदार जैसे हम रखते हैं वैसा रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा है, ये सारे पॉइंट आपको दिए हैं। इसमें से लगभग मेरे ख्याल से अगर 6 से 7 आप पॉइंट भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं 1000 शब्दों में और 500 शब्दों में, ये सारे आपके जो हैं निबंध के पॉइंट हैं, इनको आप देखेंगे। एक एक करके मैं प्रयास करूंगा, हालांकि सारे निबंध करा पाऊं इतना तो संभव नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि जितने बेहतर हो सकें उतने मैं इसमें निबंध डालने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे हैं। अब आ जाता है दूसरा खंड, जिसमें आपको प्रारूप पत्र लेखन हमको लिखना है। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप जिस ऑफिस में हैं, जिस कार्यालय में हैं, आपको दूसरे कार्यालय से या अपने ही कार्यालय में आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनसे मौखिक रूप से बात ना करके, है ना, आपको पत्रों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनका एक रिकॉर्ड होता है ना। जैसे आ जाए निबंध लेखन, पत्र लेखन। चलिए, तो आपके पास आ जाता है सबसे पहले शासकीय अर्धशासकीय पत्र, जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं। परिपत्र क्या होता है, ठीक है। शासकीय अर्धशासकीय में दोनों शासकीय ही पत्र हैं, है ना। पर शासकीय मुख्य रूप से शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग होता है, अर्धशासकीय भी शासकीय कार्यों के लिए पूरा होता है या प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें नाम का उल्लेख होता है, नाम से संबोधन होता है, और यहाँ पद से संबोधन होता है। बस इतना ही फर्क है ना। ये इंडिविजुअल लिखा जाता है किसी व्यक्ति विशेष को, और ये व्यक्ति विशेष के साथ साथ सामूहिक रूप में भी लिखा जा सकता है। परिपत्र है, प्रपत्र है, विज्ञापन है, आदेश है, प्रश्नांक, अनुस्मारक है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिवेदन है, जब आप कोई काम दिया जाता है उसकी आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। अधिसूचना है, ज्ञापन है, टिप्पणी है या टिप्पण लेखन कहते हैं, यह है। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से प्रपत्र, इनके एक फॉर्मेट है, टू द पॉइंट फॉर्मेट है, लगभग एक ही होते हैं, बस थोड़ी से चेंजेस होते हैं। बड़ा आसान है, इसमें सीधे साफ सुथरे आप नंबर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी के और पेपर नंबर 6 निबंध और पत्र लेखन का प्रारूप है। एक देखा जाए, है ना, एक नमूना मैंने प्रस्तुत किया कि कैसे हम इस पेपर को आसान तरीके से कर सकते हैं। बड़ा ही सरल है, आसान है। 200 नंबर आपके हिंदी के हैं और 100 नंबर आपके पत्र लेखन निबंध लेखन के हैं। ये 2 घंटे का पेपर है, ये 1 घंटे का पेपर है, ठीक है। टोटल होते हैं ये 300 नंबर। यदि आप इसमें उतनी ही मेहनत कर लेते हैं जितना पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 में करते हैं, तो यकीन मानिए सबसे अच्छे नंबर आप यहीं से लेके जा सकते हैं। और यहाँ से जिसने अच्छे नंबर लेकर चले गए, उस व्यक्ति को दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा, हमारे साथ के भी हैं बहुत सारे लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी अभी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को रैंक फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड, टॉप 10 में आना चाहता है हर व्यक्ति, ताकि वह वो पोस्ट ले सके जिसके लिए वह तैयारी कर रहा है। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं डीएसपी बनूं, है ना, डीसी बनूं, हर किसी का सपना होता है लगभग, है ना। कुछ एक को छोड़ दें तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी, यदि आप सिलेक्शन तक सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, लेखन शैली उत्कृष्ट होना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक ही साधन है, वो है हिंदी को बेहतर करना, क्योंकि आपकी वर्तनी शुद्ध होती है। कब बिंदी लगानी है, अनुस्वार का प्रयोग करना है, नहीं करना है, कब गर्भणीय लिखना है, कब गाभिन लिखना है, ये भी हमें चयन करना है, कब लटकाना लिखना है, कब टांगना लिखना है, ये भी हमें चयन करना है। क्योंकि हिंदी में कोई भी शब्द का पर्यायवाची पूर्ण रूप से उस शब्द का पूर्ण पर्याय नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर है, यकीन मानिए। उसी तरीके से जैसे अंग्रेजी में जल को, पानी को, तोय को, नीर को, वारी को, अम्बु को वाटर ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में यदि जल का मतलब पानी, तोय, नीर, वारी, सली, सबका मतलब केवल पानी होता,
तो इतने सारे पर्यायवाची की जरूरत नहीं पड़ती। या ये भी आपने देख लीजिए कि जिस तरीके से आप इंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ठीक, ना छोड़ दें, माँ छोड़ दें, इन सब के लिए आप एन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब इससे आप समझ जाइए कि आपको संजय लिखना है तो आप इया नहीं लिखते, ना ही लिखते हो। आपको संगम लिखना है तब भी इंगा की जगह आप ना ही लिखते हो, ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु लिखना हो तो उसको फणीश्वर ही लिखना पड़ेगा आपको। इतना फर्क है हिंदी में और अंग्रेजी में, है ना। तो मैं तो दोनों लैंग्वेज पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन एक समय निर्णय किया कि मैं केवल और केवल हिंदी ही पढ़ाऊँगा। तो मैंने आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी थी, कैसे नंबर अच्छे बेहतर कर सकते हैं। और रही बात इन सब के पॉइंट की, तो मेरे ख्याल से 13 को प्रश्न पत्र नंबर 5 होगा और 14 को होगा आपका प्रश्न पत्र नंबर 6। तब तक प्रयास है कि मैं लगभग सारे पॉइंट पर आपके वीडियो डाल दूं। तो यूट्यूब में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन प्रयास करिएगा कि बेसिक से लेकर पढ़ने का प्रयास करें। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके नंबर कम से कम, ठीक है, 200 प्लस इन दोनों से मिला के आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो 200 प्लस अगर आपको लाना है इन 300 में से, तो मेरा हमेशा से प्रयास है कि आपके लगभग 240 तक तो नंबर पहुँचे, 240 250, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।